गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन में दक्षता। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले परिवार की। तो परिवार क्या होता है? कहते हैं समस्त मानवीय समूहों में से परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समुदाय समूह है। परिवार सभी स्तरों के समाजों में किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान होता है। समानता परिवार से मतलब एक ऐसे समूह से लिया जाता है जिसमें समानता माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जो कि रोमन शब्द फैमिलस मतलब नौकर से लिए जाते हैं। रोमन कानून के अंदर ये शब्द स्वामियों एवं दासों और अन्य नौकरों एवं विवाह के आधार पर संबंधित मेंबरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर परिवार की भाषा में देखें तो बहुत लोगों ने कहा, इसमें देख लेते हैं। मर्डॉक के अनुसार परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है इसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें 2 लिंगों के बालिग शामिल हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। ऐसे ही मैकाइवर कहते हैं कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। ऐसे ही बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ये बहुत सी डिफाइन यहाँ पे दी गई हैं। एलियट मैरिल ने भी दिया है, डेविस ने दिया है। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार भी डिफाइन यहाँ पे दी गई हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं परिवार की मौलिक विशेषताएं। पहला है शारीरिक संबंध बनाना, पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, रक्त संबंध, सामान्य आवास, आर्थिक व्यवस्था और वंशावली। ये कुछ खास विशेषताएं होती हैं। परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं कि सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी पाई जाती है परिवार के अंदर। ठीक है, सीमित आकार होता है, आवश्यक मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, सामाजिक संस्कार संरचना में केंद्र स्थान पाया जाता है, रचनात्मक और शैक्षणिक प्रभाव परिवार का बच्चे के ऊपर पड़ता है, भावात्मक जो बेसिस है वो भी पाए जाते हैं, और सामाजिक कंट्रोल भी परिवार के अंदर होता है। परिवार एक प्रक्रिया है। परिवार के स्वरूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार हमेशा चला आ रहा है, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। परिवार एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब स्वरूप और प्रकार की अगर बात करें तो निवास और स्थान के आधार पर पहला है पितृस्थानीय परिवार। यहाँ पर क्या होता है कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति और पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, और हम इसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, भील, खड़िया आदि में पितृस्थानीय परिवार भी पाए जाते हैं। पितृ मातृ स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय में क्या होता है कि विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के माता पिता के निवास में जाकर रहता है। जितने भी ये भारत के मालाबार के नायरो, खासी और गारो जनजाति में पाया जाता है। पितृ मातृ स्थानीय परिवार के जिन समाजों में नवविवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बल्कि किसी के साथ भी वो रह सकते हैं, ऐसे को हम पितृ मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। नव स्थानीय मतलब जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद पति या पत्नी के माता पिता के साथ न रहकर कहीं अलग घर लेकर रहते हैं, उसको बोलते हैं नव स्थानीय परिवार। और द्विस्थानीय की कुछ ऐसे परिवार भी हैं जब विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म परिवारों में ही रहते हैं। पति रात्रि में पत्नी घर और दिन में अपने घर रहता है। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। दूसरा है विवाह के आधार पर परिवार। तो विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा है बहुविवाहिक, जब एक पुरुष एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्त्रियों, एक स्त्री एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करते तो उसको हम बोलते हैं बहुविवाही परिवार। अब इसके कुछ प्रकार हैं। पहला है बहुपति, मतलब जिसमें एक स्त्री के 2 या 2 से अधिक पति होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब इसके भी 2 भाग है। जब किसी स्त्री के पति आपस में भाई हो तो मातृ बहुपति परिवार कहते हैं, लेकिन जब किसी स्त्री के सभी पति आपस में भाई नहीं होते तो उसे अभ्रातृ परिवार कहते हैं। फिर है बहुपत्नी परिवार की, जब एक पुरुष के 1 से अधिक पत्नियां होती हैं। ठीक है, फिर समूह परिवार, समूह विवाह परिवार की, जब कोई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। वंश के आधार पर बात करें तो पितृवंशीय, इसमें क्या होता है कि ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है। मातृवंशीय अपने माता के नाम पर चले। उभयवाही कि परिवार के वंश का नाम माता पिता को विशेष महत्व दिए बिना परिवार के सभी निकट संबंधियों पर निर्भर करे, उसको बोलते हैं उभयवाही परिवार। और द्विनामी परिवार क्या होता है, जिन परिवारों में वंश का नाम माता पिता दोनों के वंश के नाम पर चलता है। फिर है अधिकार के आधार पर। तो अधिकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, एक पितृसत्तात्मक में कि ऐसे परिवार में सत्ता और अधिकार पिता से पुरुषों की प्राप्त मिल जाती है। मातृसत्तात्मक में ऐसे परिवार में सत्ता या अधिकार माँ या स्त्री के हाथ में होते हैं, वही परिवार का नियंत्रण करते हैं।
आकार के आधार पर दो प्रकार के एकल संयुक्त, एकल में मतलब एकल परिवार में शारीरिक संबंधों पर आधारित है। यहाँ पे इतने छोटे और शक्तिशाली हैं कि संतान और पालन पोषण की व्यवस्था की क्षमता रखते हैं। संयुक्त में क्या होता है कि संयुक्त में सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, वंशज जो होते हैं। अन्य प्रकार जन्म का परिवार, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उसको जन्म का परिवार कहते हैं। जन्म का परिवार जिस परिवार में बच्चे का लालन पोषण होता है उसको हम बोलते हैं जन्म का परिवार। अब कार्य क्या होते हैं परिवार के? प्रोफेसर डेविस के परिवार के 4 कार्य हैं: प्रजनन, भरण पोषण, समाजीकरण और सामाजिक संभरण। मर्डॉक के अनुसार यौन संतुष्टि, प्रजनन, आर्थिक। पारंसस के अनुसार प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्ति निर्माण। मैरिल और एल्ड्रिस के अनुसार प्राणी शास्त्रीय कार्य और समाजीकरण और भावात्मक कार्य। फिर है प्राणी शास्त्रीय कार्य। इसमें आपके यौन संबंधों से संतुष्टि आती है, संतोत्पत्ति आती है, प्रजाति की निरंतरता आती है। शारीरिक कार्य में शारीरिक रक्षा, बच्चों का पालन पोषण करना, भोजन की व्यवस्था करना, आवास और वस्त्र की व्यवस्था करना। आर्थिक कार्य में उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना, श्रम का विभाजन करना, उत्पादन इकाई करना, इकाई कार्य, आय और संपत्ति का प्रबंध करना, धार्मिक कार्य करना, सांस्कृतिक कार्य करना, राजनीतिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, शैक्षणिक, बच्चे को लिखाना पढ़ाना, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होने चाहिए और सामाजिकरण का कार्य भी यहाँ पर हो और सामाजिक नियंत्रण भी होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है मित्रता, कि बाल्यावस्था में प्रत्येक बालक को खेलना अच्छा लगता है, खेलने के लिए उसको अच्छे से दोस्त चाहिए होते हैं, वो तो अपने दोस्त बनाता है आपस में, ठीक है। तो मानव जीवन में मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। सिस्टम में धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब की कोई महत्व नहीं होता है। बच्चा जो है बस दोस्त बनाता है, उस दोस्त के साथ ही अपने जो है बचपन को व्यतीत करता है, ठीक है जी। तो ये थी मित्रता की बात। अब बात करते हैं भोजन की। तो कह रहे हैं जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। जीवित वस्तुओं के लिए भोजन एक प्रकार का इकाई है, ईंधन है। भोजन से हमारा मतलब है कि हमारा पेट भर लेने से नहीं है, बल्कि जो पदार्थ हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे स्वस्थ और ऊर्जावान बना रखे, उसको भोजन की श्रेणी में उसको हम लाते हैं। तो भोजन क्या है? भोजन वह ठोस व द्रव रूप है जो जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर पाचन और चय उपचय के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही शरीर की वृद्धि और विकास में सहयोग देकर शारीरिक कार्य को भी नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं भोजन के काम की। तो भोजन काम करता है, भोजन हमें ऊर्जा देता है, इस ऊर्जा से हम अलग अलग काम करते हैं। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरत पदार्थ प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत के लिए पदार्थ देता है। भोजन हमारे शरीर में प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करता है। भोजन हमारे जीवित रखने वाली सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। उसके बाद है कि भोजन के विभिन्न तत्व और उनके कार्य कौन कौन से। तो पहले जो तत्व की बात करें, तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल, वृक्षांश। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवणों और विटामिनों को पोषक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमारा पोषण करते हैं और हमें जीवित रखने के लिए अनिवार्य भी होते हैं। जल और वृक्षांश भी हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, परंतु आमतौर पर इन्हें पोषक तत्व हम नहीं मानते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: सेल्यूलोज, स्टार्च, मंड या शर्करा। हम सिर्फ 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, स्टार्च और शर्करा। सेल्यूलोज हम नहीं खाते हैं बिकॉज हमारा शरीर जो है वो उसको पचा नहीं सकता है, ठीक है। सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते हैं। स्टार्च और शर्करा 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं। सेल्यूलोज हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। वे हमारे भोजन में केवल वृक्षांश के रूप में कार्य करते हैं। हमारे भोजन में विद्यमान कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% भाग कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। श्वसन के दौरान 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 17 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के बहुत बढ़िया स्रोत नहीं है, परंतु वे हमारे शरीर की ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत हैं। हमारे भोजन का मुख्य भाग आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट ही माना जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग गेहूं, मक्का, बाजरा या ज्वार जैसे अन्न से बनी रोटी, चावल, आलू, डबल रोटी, डोसा, इडली और नूडल के रूप में होता है। स्टार्च और शर्करा 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शरीर को अधिकांश ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च और शर्करा दोनों ही ग्लूकोज में बदल जाते हैं। श्वसन के दौरान इस ग्लूकोज का अधिकांश भाग ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी ऊर्जा से हम अपने सभी काम करते हैं। ग्लूकोज का शेष भाग ग्लाइकोजन और वसा में बदल जाता है। इस प्रकार बने ग्लाइकोजन और वसा शरीर में संचित हो जाते हैं जो हमारे शरीर द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए बाद में इस्तेमाल होते हैं। फलों, सब्जियों और अन्य वनस्पति पदार्थों की कोशिका भित्तियां
सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसलिए जब हम फल, सब्जियां और अन्य वनस्पति खाद्य पदार्थ खाते हैं तो बहुत से सेल्यूलोज हमारे शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते हैं। इसलिए सेल्यूलोज हमारे शरीर में पच नहीं पाता है। सेल्यूलोज केवल वृक्षांशों के रूप में अपना काम करते हैं और हमारे शरीर के पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाते हैं। इसके बाद है शर्करा। तो कह रहे हैं ये भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। शर्करा को आमतौर पर चीनी कहते हैं और ये हम चाय दूध में मिलाते हैं। सामान्य शर्करा का रासायनिक नाम सुक्रोज है, जो हमारे देश में गन्ने से बनाई जाती है। ठंड क्षेत्रों में सामान्य शर्करा चुकंदर से बनती है। शर्करा हमें फलों से मिलती है। एक अन्य शर्करा का नाम ग्लूकोज। वास्तव में ग्लूकोज सबसे सिंपल शर्करा है। ग्लूकोज का घोल मक्का से बनता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C12H22O12 है और सरल शर्करा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अब अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की, तो आलू, चावल, गेहूं, दूध, चीनी, मीठे फल, गन्ना और मक्का, अखरोट, साबूदाना, ये सब होते हैं। काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट शरीर में ताप और ऊर्जा पैदा करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में काम नहीं आते हैं वे ग्लाइकोज या वसा के रूप में जमा हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम काम कर लेते हैं ऐसा। प्रोटीन के कार्य करने में भी कार्बोहाइड्रेट हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों को निर्मित करने में मदद करता है। जब शरीर में वसायुक्त पदार्थों की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट ही उस कमी को पूरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर ताप को स्थिर रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली हानियां कौन सी होती हैं? वजन कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से त्वचा सिकुड़ जाती है। उचित मात्रा कितनी होती है? 50 से 55% कार्बोस प्राप्त होना चाहिए आहार के अंदर। अब बात करते हैं वसा की। फैट किड्स को हम बोलते हैं। तो वसा जो है एक प्रकार के एस्टर होते हैं जो वसा अम्लों और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। वसा के एक अणु में वसा अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु होता है। वसा ऐसे रसायनों के विषम जाति समूहों के मेंबर हैं जिन्हें लिपिड कहते हैं। वसा जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। जैसे कि तेल अगर आप डाल दो या ऑयल आप डाल दो या घी डाल दो आप पानी में तो वो घुलेगा नहीं, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा में चिकनाहट होती है। वसा का प्रमुख कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना होता है। इसके अलावा वसा हमारे शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थ बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली और अन्य अंगक। वसा हमें कहाँ से मिलता है? मक्खन, घी, वनस्पति दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, गिरी, मांस और सभी खाद्य तेल से मूंगफली, सरसों का तेल, इन सब में आपको वसा मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन इन्हें ऊर्जा भोजन, इसलिए हम इन्हें ऊर्जा भोजन कहते हैं। जब रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए और जीवन को बनाए रखने वाली विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यदि वसा और कार्बोहाइड्रेट की बराबर मात्रा ऑक्सीकृत की जाए तो इनमें वसा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका वसा के बारे में। अब वसा के प्रकार की बात करते हैं। वसा के 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है कि उस वसा को बोलते हैं जिसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, अर्थात जिसके द्वारा वसा अम्लों में केवल एकल आबंध हो। मक्खन, नारियल तेल, मांस, ये सब। इसका द्रव्यांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षित उच्च होता है। इस कारण वे कक्ष ताप पर ठोस अवस्था या अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। असंतृप्त में क्या है कि वसा अम्लों को इसमें असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, अर्थात इसके द्वारा वसा अम्लों में एक या अधिक द्विआबंध होता है, जैसे मूंगफली, सरसों का तेल। इस वसा का द्रव्यांक बहुत कम होता है, जिस कारण सामान्य ताप पर हमेशा द्रवावस्था में ही पाए जाते हैं। स्रोत क्या है? वसा का मक्खन, घी, सरसों का तेल, नारियल तेल का तेल, मांस, मछली और अंडों में ही वसा पाया जाता है। काम करता है वसा शरीर में गर्मी और ऊर्जा देता है। एडिपोज तंतु के रूप में शरीर में इकट्ठी हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर द्वारा ये उपयोग की जा सकती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है और वसा द्वारा हमारे त्वचा और बाल चिकने रहते हैं। वसा शरीर में कब्ज नहीं होने देती। वसा मल निष्कासन में भी हेल्प करती है। वसा मांसपेशियों को ताकत और शक्ति देती है। वसा त्वचा के नीचे के तंतुओं में इकट्ठा होकर शरीर को सुडौल बनाती है और भारी आघात और चोटों से बचाती भी है। हानियां क्या हैं? चर्बी बढ़ जाती है, पित्ताशय में पथरी बन जाती है और हृदय रोग भी हो सकता है। कमी से हानियां क्या है? वसा की कमी से वजन में कमी आ जाती है, शारीरिक विकास रुक जाता है। उचित मात्रा कितनी है? 10 से 15% वसा प्राप्त होना चाहिए आहार। अब बात करते हैं प्रोटीन की।
ऐसे यहाँ पे जो है प्रोटीन की लिखी गई है। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, जो चोट खरोच हमें आती है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 में प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है जितनी भी हमारी हाइट को बढ़ाने में प्रोटीन हेल्पफुल होती है। जितनी भी दालें वगैरह हैं इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूध, मेवे, दाल, मटर, फलियाँ, इन सब में प्रोटीन होता है। ठीक है, और भी उपयोग कार्य यहाँ पर लिखे गए हैं। ऐसे ही खनिज है। खनिज जो है शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए खनिज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। खनिज भी हमारे शरीर के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी। कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, ये सब खनिज में आते हैं आपको। ठीक है, सबके अपने अपने काम होते हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं आगे इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही। फिर बात करते हैं विटामिन की। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। ए जो है वो आपकी आँख के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आपकी रोशनी जो है विटामिन ए पर डिपेंड करती है। बी, विटामिन बी के बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B12। ठीक है, विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ऐसे विटामिन B2 है, विटामिन B3, B6, B12, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन के रक्त को जमाने में, जब चोट लगती है तो रक्त को जमाने में बहुत अधिक काम होता है इसका। ऐसे ही पानी है। पानी जो है वो हमारे शरीर तापमान को बनाए रखता है और फूड को ट्रैवल करने के लिए माध्यम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसलिए हमें दिन में कम से कम 1.5 किलोलीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए एक व्यक्ति को। उसके बाद है आसपास में पेड़ पौधे और जंतु जीवन की। अगर हम बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, जंतु जीवन पाए जाते हैं। पेड़ पौधे की बात करें तो इसमें क्या है कि भाई विभिन्न प्रकार के पौधे और फसलों का मुख्यतः हमने वर्गीकरण कर रखा है। आयु के अनुसार, आकार के अनुसार, मौसम के अनुसार, उपयोग के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आयु के अनुसार, तो आयु के अनुसार विभिन्न पौधे और फसलें हैं, जैसे कि आपके वार्षिक या 1 वर्षीय, जो 1 वर्ष में एक बार लगाए जाते हैं। द्विवार्षिक या 2 वर्षीय, मतलब कुछ पौधे ऐसे जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, चुकंदर। बहुवर्षीय जो अपना जीवन चक्र बहुत सालों में कंप्लीट करें, नेपियर, गन्ना और वृक्ष। आकार के अनुसार बात करें तो शाख हैं, झाड़ियाँ हैं और वृक्ष हैं। शाख छोटे होते हैं, झाड़ियाँ थोड़ी सी और बड़ी होती हैं 6 फुट की, और वृक्ष जो है वो 6 फुट से भी बड़े होते हैं। मौसम के अंदर खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जेठी फसलें। तो खरीफ की फसलें में उनका धान, मकई, ज्वार, बाजरा, जो हम जून से जुलाई मास में हम बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में तो काट लेते हैं। रबी की फसलें जो ठंड में होती हैं, जैसे कि अप्रैल मई में काटते हैं और अक्टूबर सितंबर में इसको हम लगाते हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों। जेठी कौन सी होती है? खीरा, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, जो हम मार्च अप्रैल में इसको हम बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उपयोगिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें आपके अनाज या धान्य फसलें आती हैं, सब्जी देने वाले पौधे होते हैं, दाल देने वाले पौधे होते हैं, वस्त्रों के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे, औषधि देने वाले पौधे, मसाले देने वाले पौधे, मीठा देने वाले पौधे, चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, पेय पदार्थ मतलब जैसे चाय, कहवा, चाय देने वाले जैसे कि आपका मक्का, बाजरा, बरहिम, जई, ज्वार। नशीले पदार्थ है कि तंबाकू, भांग और धतूरा। खेल का सामान्य प्राप्त करने वाले पौधे होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, खेल का सामान। इमारती लकड़ी देने वाले पौधे जैसे कि शीशम, सागवान, चीड़, दायर। ईंधन देने वाले जैसे कि खीड़ी, इजराइल, कोकर, नीम। मौसम के अनुसार फसलें। फल देने वाले जैसे कि आपके अनार, जितने फल वगैरह होते हैं, और बाकी उपयोगी पौधे भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, रंग रोगन देने वाले पौधे, फूल देने वाले पौधे, छाया देने वाले पौधे, कत्था देने वाले पौधे। ठीक है भाई, अब आपके आते हैं जंतु, है ना, जीव जंतु। तो कहने पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के मनुष्य की सहायता करते हैं। मानव जीवन की शुरुआत ही इसके जीवन में जंतु की उपयोगिता बनी हुई, जो आज भी भारी है। ठीक है, तो अभी हमारे अगर हम बात करें जंतुओं की, तो पृथ्वी पर बहुत कई लाख मिलियंस जो हैं वो प्रजातियां पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार के जंतुओं की। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। तो अगर हम बात करें तो स्थल जंतु होते हैं जो सिर्फ स्थल पर रहते हैं, जैसे मानव, चूहा, बंदर। जलीय जंतु मतलब जो पानी में रहते हैं, मछली। ठीक है, मरुस्थली जो मरुस्थली मतलब ऊँट, विषैले छिपकलियाँ। वायु में जो मतलब जैसे चमगादड़ हो गया। कशेरुकी जैसे कि मनुष्य, पक्षी, गाय, सर्प, मेंढक, इसमें अस्थियाँ, उपास्थियाँ पाई जाती हैं। अकशेरुकी जैसे कि आपका केंचुआ, दिमाग में हड्डियाँ नहीं होती इसमें। स्तनधारी से गाय, चूहा जो बच्चा पैदा कर सकती हैं अपना। जरायुज जैसे कि मनुष्य, हाथी।
जो जंतु जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। और स्तनधारी मतलब शरीर पर बाल भी होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जरायुज के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जरायुज के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है स्तनधारी में आपके ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं। अंडायुज जो अंडा देते हैं, मेंढक, पक्षी, छिपकली। आत्मपोषी जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। परपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। एक कोशिका जो एक कोशिका से बने हों। बहुकोशिका जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हों। परजीवी जो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हों। और बाह्य परजीवी जो 2 प्रकार के होते हैं, मच्छर, खटमल, और स्थायी परजीवी हैं। जूं, किलनी, चीलर, ये सब जो है वो स्थायी बाह्य परजीवी हैं। जंतुओं से लाभ क्या है? जैसे कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, हिरन से हमें चमड़ा मिलता है। लाख का कीट से हमें लाख मिलता है। रेशम का कीट से हमें रेशम मिलता है। मधुमक्खी से हमें शहद और मोम मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, टिड्डा, मछली, केकड़ा से हमें खाद्य पदार्थ, दूध, मांस, अंडे मिलते हैं। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश से हमको ऊन मिलती है। अब जानवर और भी पैदल वाले जानवर, कुत्ता हो गया, पालतू जंतु, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, किसानों का मित्र केचुआ, सफाई करने वाले जंतु, चील, कौवा, गिद्ध, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, गुबरेले। दवा प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं? सुअर, चर्बी, शार्क और मछली, कॉड मछली का तेल। मनोरंजन करने वाले समंदर, सांप, भालू, मुर्गा। भार देने वाले यातायात के लिए काम करने वाले जो जंतु हैं कौन से हैं? घोड़े, खच्चर, बैल, ये सब जो है हमारा भार उठाते हैं। अब जंतुओं से हानि क्या है? तो कह रहे हैं मानव जीवन में यहाँ जंतुओं के अनेक लाभ प्राप्त हैं, वहाँ इतने कुछ हानियां भी। जंतुओं के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां और रोगाणु फैलते हैं। दीमक, टिड्डा, चूहा, तोता, रजत मछली, ये सब जो है मानव की संपत्ति और फसल को हानि पहुंचाते हैं। अब परस्पर निर्भरता की अगर बात करें पौधों और जंतुओं की, तो कह रहे हैं जंतु और की पौधों पर निर्भरता। जंतुओं के लिए आश्रय पौधे देते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं। भोजन और भोजन श्रृंखला के लिए जो है ये आपस में निर्भर रहते हैं। जंतु जो है वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। फिर है ईंधन। पौधे ईंधन का सीधा स्रोत होते हैं। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पौधों से मिलती है। और अन्य पदार्थ कुछ जैसे कि कुमीन या अन्य पदार्थ के पटसन, कपास, ये सब जो है वो पौधे हमें देते हैं। अब पौधों की जंतुओं पर निर्भरता क्या है? पौधे भूमि के लिए उर्वरा शक्ति जो है वो जंतुओं से आती है। बीजों का विकिरणन, मतलब बीज को एक जगह इकट्ठा ना होने जाने के लिए जो जंतु होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। जंतु जो है बीजों को अलग अलग जगह पर फैलाते हैं। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब 2 अलग अलग स्पीशीज के पौधों को आपस में क्रॉस करवाना हो। और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए, तो वो भी कहाँ से आती है? जंतुओं से आती है। अंतर क्या है दोनों में? तो पहला, पोषण प्रणाली में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोनों का बहुत डिफरेंस है। जो पादप हैं वो समभोजी होते हैं, मतलब होलोफाइटिक होते हैं। पौधे सरल पोषक तत्वों को विलयित रूप में अवशोषित करते हैं। इन तत्वों को उपापचय क्रियाओं के से संकरी रूप में पहले वो बदलते हैं, मतलब। और अगर देखें तो जो जंतु हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में या जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। गतिशीलता, पावर ऑफ मूवमेंट। जो जंतु होते हैं वो एक जगह से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, जबकि प्लांट जो है वो स्थिर रहते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। एक्सक्रीशन, जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो दोनों का अलग है बिल्कुल। और वृद्धि का ढंग, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और एनिमल्स की ग्रोथ में अलग अलग होता है। प्लांट में सिर्फ कुछ पार्ट्स बढ़ते हैं, जबकि जंतुओं में हर एक पार्ट ग्रोथ करता है। ब्रांचिंग हैबिट्स की, पौधों में प्राय शाखाएं होती हैं। खजूर और नारियल शाखा रहित होते हैं, जंतुओं में शाखाएं नहीं होती हैं। स्पंज, कॉर्लाज में शाखाएं होती हैं। इरिटेबिलिटी मतलब उत्तेजनशीलता की, पौधों में बाह्य उद्दीपनों के फलस्वरूप अनुक्रय शक्ति जंतुओं में अपेक्षा बहुत कम होती है। इस कारण तांत्रिक उत्तक और ज्ञानेंद्र नहीं होते, जो अधिकांश जंतुओं में होती हैं। लेकिन कुछ पौधों में अनुक्रय शक्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। अब कोशिकांग की अगर हम बात करें, जंतु कोशिकाओं में तारक काय होते हैं, अधिकांश पौधे कोशिकाओं में नहीं होते। जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य अधिक और रिक्तिकाएं कम होती है, पौधों में रिक्तिकाएं बहुत अधिक होती हैं। पौधे कोशिकाओं में लवक होते हैं, जिसके भीतर पर्णक पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होते हैं। जंतुओं में रंग एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के कारण होता है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें वर्ण की कोशिकाएं हम कहते हैं। ठीक है भाई।
ऐसे कुछ छोटे टॉपिक हैं जल की अगर हम बात करें तो जल हम सब जानते हैं हमारे स्वास्थ्य में उत्तम रखने वाले शुद्ध जल से हमारी आवश्यकता। जल हमारी सहायता करता है भोजन को पचाने में। अशुद्ध जल का पान करने से अनेक प्रकार के रोग भी हम हो सकते हैं। तो जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए। कुछ विशेषताएं हैं जल की कि भाई जो अम्लीय जल है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जल का क्षारीय होना जरूरी है। जल स्वच्छ, चमकीला और पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। इसमें हल्की नीली आभा होती है। जल में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, संख्या या सीसा। शुद्ध जल में रोगाणु या सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते हैं। जल किसी प्रकार दूषित ना हो जैसे कि मलमूत्र और पशुओं द्वारा। शुद्ध जल गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है। ठीक है भाई। अशुद्ध जल की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ जल में शीघ्र ही घुल जाते हैं, इसलिए जल एक उत्तम विलायक। किसी विशेषता के कारण जल अनेक प्रकार के लवणों को घोल लेता है और शुद्ध हो जाता है। जिस जल में शुद्ध जल के गुण नहीं होते हैं उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? घुली हुई अशुद्धियाँ या अगुलित या फिर तैरने वाली अशुद्धियाँ। घुलित मतलब जो घुली होती हैं, जो आपको नेक डायरेक्ट दिखाई नहीं देती हैं, जो कि ठोस पदार्थ गैसें। अघुलित मतलब तैरने वाली जो पानी में तैरती हैं, वो आपको आंखों से दिखाई दे जाती है। ठीक है। मृदु जल गुण कौन से होते हैं? मृदु जल पीने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। जल सुपाच्य होता है, भोजन हम इसके पका सकते हैं। जल में साबुन घोलने पर खूब झाग उठता है। जल की आवश्यकता में बॉयलर की विभिन्न लवणों की परत नहीं जमती और बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते हैं। कठोर जल के अवगुण कौन से होते हैं? भारी होता है, खारा होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, सल्फेट के अणु पाए जाते हैं। सुपाच्य नहीं होता है, पकाया गया भोजन गल नहीं पाता है। साबुन में कम झाग बनते हैं। बॉयलर में विभिन्न प्रकार की परत शीघ्र ही जम जाती है। ठीक। गांव और छोटे शहरों में शुद्ध जल की समस्या अगर हम बात करें तो गांव या छोटे शहरों में शुद्ध जल की समस्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई। तो ये आपको थोड़ा बहुत जल के बारे में था। जो बाकी रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अब जो पढ़ाया गया है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे इसको। ओके।